तो केजरीवाल साहब का क्या काम है आपको बताइए। विज्ञापन के अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है। जितना उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया उससे अच्छा अगर वो कुछ छूट दे देते उस पैसे को, अगर उस टैक्स पेयर के पैसे को टैक्स के पेयर को ही कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर हटाने के लिए केजरीवाल जी बोलते रहते हैं। अरे पहले अपना एरिया साफ कर लो सर, गाजीपुर जाके फ़ोटो क्यों खिंचवाते हैं। तो मेरा मानना है कि जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो नैतिक जिम्मेदारी है उसको पूरा करें और दिल्ली को साफ और स्वच्छ बनाएं। अब चाहे मोदी जी हैं, केजरीवाल साहब जी, ये सुपरस्टार हैं, स्टार हैं। अब ये स्टार कैसे, मतलब किस तरह से पार्टी को, मतलब कि इलेक्शन को घुमाना है, लोगों को घुमाना है, उनको बहुत अच्छी तरह आता है। पंजाब में काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हरियाणा से आ रहा है। पंजाब खत्म हो गया, सत्ता में आते पंजाब खत्म हो गया, पंजाब से अब कोई धुआं नहीं आ रहा, अब आ रहा है हरियाणा से आ रहा है। तो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं केजरीवाल साहब कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत कौशिक और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। लगातार हमारी चुनावी यात्रा जारी है। लोगों के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार चुनावी रण में उनके वादे क्या हैं, क्या वो काम रहेंगे जो वो जनता के बीच में लाना चाहेंगे, जनता के कौन से ऐसे काम बाकी हैं जो उनको वो पूरा कराएंगे, प्लस साथ में जो जनता की समस्याएं हैं, आपके प्रत्याशी, आपके जनप्रतिनिधि उनको कितना समझते हैं, कितना जानते हैं और कितनी उनकी स्वीकार्यता समाज के हर वर्ग में होती है। उसी कड़ी में नंद नगरी से पार्षद प्रत्याशी बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी के पार्षद प्रत्याशी मनोज जी हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, जो देखा जा रहा है दिल्ली में, जो आप न्यूज़ चैनल्स पे भी देखते होंगे और बहुत सारी जगह पे, कि ये कहा जा रहा है कि ये जो चुनाव हो रहा है 15 साल एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी और उसके अलावा जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी, उसके बीच में चुनाव हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की जो रूपरेखा है, आप जो मैदान में उतरे हैं, आप जो टक्कर देने वाले हैं इन दो बड़ी पार्टियों को, किस प्रकार से आप देखते हैं दिल्ली की जनता और आपकी नंद नगरी की जनता को? देखिए, पहली चीज़ तो आपको मैं बताता हूँ, आपने कहा कि एमसीडी में 15 साल, एमसीडी में 15 साल बीजेपी नहीं है, 15 साल से भ्रष्टाचार है, पहला। रही दूसरी बात कि स्टेट गवर्नमेंट को लेके केजरीवाल को, तो केजरीवाल साहब का क्या काम है आपको बताइए। विज्ञापन के अलावा उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं है। जितना उन्होंने विज्ञापन पर खर्च किया उससे अच्छा अगर वो कुछ छूट दे देते उस पैसे को, अगर उस टैक्स पेयर के पैसे को टैक्स के पेयर को ही कहीं ना कहीं लाभ पहुंचा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। ठीक है, एमसीडी चुनाव आए तो यहाँ पे दिल्ली के अंदर एमसीडी जो हाउस टैक्स है उसको फ्री कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी सुविधा दिल्ली में मिल रही है या नंद नगरी में मिल रही है या दिल्ली सरकार दे रही है या गवर्नमेंट दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में ही क्यों देते हैं। उससे पहले क्या इस जनता का जो दुख है उन्हें नहीं समझ में आता। तो एक सीधा सीधा सा खेल है, ये इलेक्शन के लिए ही ये सारे लोग नई नई स्कीमें, नई नई लालच, नए नए प्रपोजल लेकर आते हैं और उसे लुभाते हैं। उसके बाद उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ना फिर कोई उसे पूछने नहीं आता उस जनता के वो कैसे किस दर्द में रह रही है। हाँ, इस जनता का दर्द मैं बहुत अच्छी तरह समझता हूँ। जहाँ पे आप नंद नगरी की बात करें तो नंद नगरी की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ के भ्रष्टाचार से, रिंकू जी से, जो अभी कांग्रेस में थी बीजेपी में आ गई हैं। उन्होंने 10 साल कुछ नहीं किया। उन्होंने सोचा इस बार कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम लेते हैं, कहीं जीत जाए। अगर उन्हें अपने काम पे इतना ही विश्वास होता तो वो कांग्रेस से ही लड़ती। और रही भाई आम आदमी पार्टी की, तो देखिए आम आदमी पार्टी के मैं नहीं कहना चाहूँगा, आपका एक नेशनल आपका चैनल है कि ऑलरेडी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को सब जानते हैं। ठीक है, और वैसे तो मैं इन दोनों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये अपना काम करें। अगर जीतते भी हैं तो जनता के जो वादे किए हैं, जनता के लिए जो इन्होंने काम करने उस काम को पूरा करें। तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में आप जो बोल रहे हैं, ऐसा ही कुछ अभी रिंकू जी से हमने जब बात की थी, उन्होंने कहा कि उनको जनता जानती है। तो ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी बात है कि उनको जनता जानती है? कोई अलग बात आप लोग बताना चाह रहे हैं? देखिए, नया कुछ नहीं है, सारी चीज़ें पुरानी हैं। ऑलरेडी
आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के जो हैं घर से ऑलरेडी प्रत्याशी रह चुके हैं बहुजन समाज पार्टी से ही। कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया, कोई परेशान कर दिया और पार्टी का भी नाम नुकसान किया। तो सत्ता का लालच है इनके पास और कुछ नहीं है। सत्ता का लालच है। अच्छा, ये देखने को मिलता है बहुजन समाज पार्टी की एक स्ट्रेटजी रही थी कि आपका एक वोट बैंक है जो आपकी तरफ रहता है, SC ST वोट बैंक कहें या दलित समाज कहें। चूँकि नंदनगरी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं और अपना काम जो है वो रोज़मर्रा के कामों से निकालते हैं। मज़दूर वर्ग बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। तो उनके बीच में जब आप जाते हैं मनोज जी, उनका क्या रिएक्शन मिलता है आपको और किस प्रकार की बातें वो आपको बताते हैं? चूँकि आप प्रत्याशी हैं, लोगों के बीच में जाते होंगे, तो वो कितना BJP आम आदमी पार्टी के काम से खुश हैं और आप उनसे क्या कहते हैं? देखिए, जब हम निकलते हैं, देखिए कैंपेन के लिए निकलते हैं या किसी वैसे ही घूमने निकलते हैं, सामाजिक तौर पे निकलते हैं, तो अभी मेरे A ब्लॉक में था, तो वहाँ पर एक लेडी ने मेरे को ये बोला कि वोट मांगने आ जाते हैं, काम कुछ करते नहीं हैं। रिंकू जी का उन्होंने नाम लिया कि मैं रिंकू जी के पास गई कि एक्चुअल उनका कॉर्नर का मकान था, तो उसके ऊपर जो नाले को ढकने के लिए जो डाला जाता है, स्लिप पत्थर डाला जाता है, वो नहीं था। कह रहे कि मेरा बच्चा इसमें गिर गया था, वो तो हमने बड़ी मुश्किल से, हमारा ध्यान चला गया तो हमने उसे खींच लिया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर गलती से उस बच्चे की कुछ मिसहैपनिंग हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? तो जो चीज़ें देखिए, हमारे जो ऑफिसर हैं, जो हमारे पार्षद हैं, अगर वो अपना काम ठीक से करें तो नंदनगरी भी सुधर सकती है, साफ़ भी हो सकती है। अगर आप देखेंगे नंदनगरी में तो कूड़े का ढेर लगा हुआ है, कूड़े का ढेर हटाने के लिए केजरीवाल जी बोलते रहते हैं। अरे पहले अपना एरिया साफ़ कर लो सर, गाजीपुर जाके फ़ोटो क्यों खिंचवाते हैं? तो मेरा मानना है कि जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है, जो नैतिक जिम्मेदारी है, उसको पूरा करें और दिल्ली को साफ़ और स्वच्छ बनाएं। नैतिक जिम्मेदारियां आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन आप भी एक बड़ी पार्टी से जो है प्रत्याशी हैं। बसपा यानी कि एक बड़ी पार्टी मानी जाती है, उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अहम रोल राजनीति के तौर पर अदा करती है और दिल्ली में भी MCD में आए दिन चुनाव उन्होंने लड़े हैं, जीते भी हैं, कई सारे प्रत्याशी भी आपके जीते हुए हैं। तो आपकी कितनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और आप क्या समझते हैं कि मेरी क्या जिम्मेदारी है जनता के प्रति और बहुजन समाज पार्टी के प्रति? देखिए, मेरी जो जिम्मेदारी है, अगर मेरे को BSP ने प्रत्याशी के रूप में चुना है तो मैं अपनी पूरी लगन से, अपनी पूरी मेहनत से BSP का जो मेरे को इन्होंने विश्वास किया है, उनका विश्वास जीतना पड़ेगा और जीतूंगा भी। और दूसरा क्या पूछा था आपने? मैंने वही आपसे पूछा कि जनता के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और भाजपा जो है, जिसे आपने कहा ये काम नहीं कर रहे हैं, तो बसपा जो है अगर विपक्ष में बैठता है तो जनता के प्रति आपकी क्या? जनता के प्रति देखिए, हमारा बड़ा, हम एक सामाजिक रूप से, हम एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, हम नंदनगरी में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मैंने यहाँ पे बड़ा करीबी से देखा है। ठीक है, यहाँ के जो 30 साल के लोग हैं, एक चुनिंदा लोग जहाँ राजनीति करते हैं, उन्हीं को पता होता है कि निगम पार्षद कौन है, MLA कौन है। बाकी 70% लोगों को पता ही नहीं होता। किसी दिन वो ढूंढ ढांड के किसी काम से उनके पास, उनके द्वार जाते हैं ऑफिस पे, वहाँ उनको भगा दिया जाता है। अगर स्टंप लगाने भी चलाए तो उनसे भी 50 रुपये ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, जो नीचे बैठे उनके लोग होते हैं कि भैया एक सिग्नेचर, एक स्टंप मार दो, उससे भी 50 रुपये ले लेते हैं। इससे ज़्यादा दर्द क्या होगा समाज के प्रति? रही बात सफाई की, अगर हम दौरे पे या वैसे भी किसी के घर पे मिलने जाते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है कि कभी कभार हमें ऐसा लगता है जैसे कि किसी दोस्त ने इनवाइट कर दिया, नाली से पानी बाहर आ रहा है, गंदा पानी। ठीक है, और अभी आप देख रहे हो डेंगू के कितना मतलब कि मामले आ रहे हैं, जिसको केजरीवाल साहब पूरा क्लियर करके नहीं दिखाते। जो अगर मैं देखूँ, कम से कम 12,000 15,000 आदमी अब भी डेंगू से मतलब कि परेशान है, जो बीमार हो चुका है, और उनके आंकड़े बताते हैं कि 3,000 4,000 लोगों को अभी डेंगू हुआ है। इतने तो, इससे ज़्यादा तो मामले मौत के आ जाते हैं। तो केजरीवाल साहब तो लगातार कहते हैं कि दिल्ली का स्वास्थ्य मॉडल देखिए, दिल्ली के स्कूल देखिए, नंदनगरी में कुछ स्कूल वगैरह बने हैं? देखिए, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है जो वो कह रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ जो पहले कहा था, विज्ञापन पे बड़ा ध्यान देते हैं। अच्छा। ठीक है, अब चाहे मोदी जी हो, केजरीवाल साहब जो, ये सुपरस्टार हैं, स्टार हैं ये। अब ये स्टार कैसे, मतलब किस तरह से पार्टी को, मतलब कि इलेक्शन को घुमाना है, लोगों को घुमाना है, उनको बहुत अच्छी तरह आता है।
अगर आप कह रहे हो कि हॉस्पिटल की बात करें, आप जीटीबी हॉस्पिटल मेरे नज़दीक है, आप जाके देख सकते हैं क्या वहाँ पे साफ़ सफाई होगी क्या नहीं होगी। अगर आप चले जाओगे ना तो आपको इमरजेंसी के अंदर आपको ट्रीट भी नहीं किया जाएगा, ठीक है। वो तो कहते हैं पहले आप जब तक मरोगे नहीं जब तक हम कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ बड़ी परेशानी है, लोग कम से कम 100 आदमी 200 सुपरस्टार की जो आपने बात कही, तो एक केजरीवाल साहब से ये सवाल पूछा गया था कि गुजरात में अगर आप वो जीतते हैं तो क्या मुख्यमंत्री बनेंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, क्योंकि पार्टी में एक नेता होता है जो बड़ा नेता होता है, उसकी बात कही जाती है, उसका चेहरा लगाया जाता है। ऐसे ही केजरीवाल साहब है, मोदी, और आपके लिए मायावती जी हैं, आप भी उनके चेहरे लगाते, उनके नाम पर वोट तो आप भी मांगते हैं ना। देखिए, वोट बिल्कुल मांगते हैं हम, उनके चेहरे पे भी मांगते हैं, हम अपने निशान पे भी मानते हैं और अपने काम पे भी मानते हैं। बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं और बहन जी की बात आप कर रहे हो, तो उत्तर प्रदेश की प्रशासन में वो भी तो सुपरस्टार हैं, बड़ी नेता हैं। देखिए हम मांग रहे हैं, उन्होंने किया जब भी तो मांग रहे हैं ना, इन्होंने तो किया ही नहीं है जब मांग रहे हैं। अच्छा। अगर मांगने की बात की जाए कि भाई इन्होंने करा क्या है, एक बताओ, टैक्स पेयर का पैसे को आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो, उस पर भ्रष्टाचार कर रहे हो, उसकी गाड़ी कमाई का टैक्स पेयर की आप गलत तरीके से यूज़ कर रहे हो। आज मैं ये कह रहा हूँ कि हर एक इंसान टैक्स पेयर है। आईटर फाइल करने से ये इसका मतलब ये नहीं है कि उसने गवर्नमेंट को कुछ नहीं दिया। अगर एक चिप्स का पैकेट लेने जाता है ना तो उस पर भी जीएसटी लगी हुई है, आटा लेने जाता है उस पर जीएसटी लगी हुई है, हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है, हर प्रोडक्ट पे जीएसटी लगी हुई है। तो वो एक गरीब आदमी को महीने का, अगर मैं गरीब आदमी की औसत मानूँ 20,000 रुपये का अगर वो खर्च करता है तो 18% की जीएसटी तो ऑलरेडी दे चुका है, और आपने उसे 5% दे दिया, 13% कहाँ चला गया। अब 13% को कहाँ पे खर्च किया जा रहा है, वही भ्रष्टाचार है, ठीक है। अब केजरीवाल साहब कहते हैं कि भाई 5,000 रुपये दे दूंगा लेबर मजदूर को, और 1 महीने जो निर्माण है उसे ख़त्म कर दिया कंस्ट्रक्शन को। अब 5,000 में क्या वो अपने बीवी बच्चे पाल लेगा? अब बीवी बच्चे पता चला कि 5,000 रुपये जो आप दे रहे हो 18% जीएसटी तो वो वापसी ले लेगा आपसे। तो प्रदूषण के लिए कह रहे थे ना। अरे सर, प्रदूषण की बात है तो पंजाब की बात करें ना, पंजाब से पराली का अब धुआं नहीं आ रहा होगा उन्हें, मोदी जी को पूरा आ रहा है। मगर जो जहाँ जनता है, दिल्ली की जनता, उनको कैसे, वो किस पे आरोप लगाए? ये तो मोदी जी और केजरीवाल ने एक दूसरे पे तो आरोप लगा दिए, अपना सेफ हो गए। हम जैसे लोगों को तो बताए कि भैया ये अगर पराली का, वो कह रहे थे कि इसे डिस्पोज करेंगे पराली को, वहाँ आज तक पंजाब में इस पे काम क्यों नहीं हुआ? पंजाब में काम नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि हरियाणा से आ रहा है, पंजाब खत्म हो गया, सत्ता में आते पंजाब खत्म हो गया, पंजाब से अब कोई धुआं नहीं आ रहा, अब आ रहा है हरियाणा से आ रहा है। तो इतना बेवकूफ़ बनाते हैं केजरीवाल साहब कि उन्हें खुद नहीं पता वो क्या बोल रहे हैं। और जो आम आदमी है जिसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो इन्हें सुनना भी पसंद नहीं करता। हम 2-4 लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, समाज की बात करते हैं, हम चाहते हैं समाज में कुछ परिवर्तन हो, तो इस परिवर्तन के चक्कर में हम लगे हुए हैं। नहीं तो आप अगर केजरीवाल और मोदी जी की बात करो तो मोदी जी ने अभी तक प्रदूषण पर कोई बात नहीं करी। ठीक है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा। केजरीवाल साहब और मोदी जी की बात बहुत हो गई, अब आपकी बसपा की बात कर लेते हैं। आपको प्रत्याशी बनाया है, मैदान में आप उतर गए हैं, बाकी के आपके उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, सारी चीज़ें अब क्लियर हो चुकी हैं और 10 से 12 दिन का समय बचा है वोटिंग में। तो किस प्रकार की आपकी स्टडी रहेगी, लोगों से क्या वादे कर रहे हैं और बसपा क्या वादे कर रही है, आप क्या वादे कर रहे हैं? देखिए, बसपा, हम कोई ऐसे वादे वाली बात नहीं है। हम अगर एमसीडी में आते हैं, जो एमसीडी के राइट्स हैं, जो उनका काम है, अगर वो हम पूरी तरह से कर दें तो बहुत रहेगा, ठीक है। ये साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और एमसीडी पार्किंग, ठीक है, और यहाँ के क्राइम को, दिल्ली सरकार तो, दिल्ली पुलिस तो मेरे अंडर नहीं आती, मगर जो सामाजिक चीज़ों के लिए हित में होगा उस पर आवाज़ उठाते रहेंगे, उस पर काम करते रहेंगे। नशे पे पूरा उठाएंगे। अब जो नशा इस टाइम चल रहा है, देखिए आप अगर जाओगे, अभी एक नया मुद्दा और आया है डी ब्लॉक के मार्केट के अंदर, वहाँ पे कलर का काम होता है, जिसके वजह से बच्चों का विकास होना रुक गया है। तो अगर जीतते हैं तो उस पर भी काम करेंगे, ठीक है, नशे पे काम करेंगे, और स्कूल हैं जो हमारे, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको एक जो टॉयलेट, काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और दलित समाज भी काफ़ी है, उनके लिए कुछ जो झुग्गी झोपड़ी हैं, जो हमारे से व्यवस्था होगी उनके लिए,
ठीक है, जो व्यवस्था होगी हम उनके लिए पूरा काम करेंगे, उनकी साफ़ सफाई का ध्यान रखें, उनके लिए जो जो टॉयलेट्स हैं, ठीक है, एक झुग्गी के अंदर अगर मैं देखूं तो टॉयलेट्स नहीं होते। अगर टॉयलेट्स नहीं होते कहाँ जाते हैं वो? पब्लिकली उसमें जाते हैं, टॉयलेट में, और वो इतने गंदे होते हैं कि उन्हें मजबूरी में बैठना पड़ता है, ठीक है। तो मजबूरी, तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा व्यवस्था है, और अगर हम आते हैं तो ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे। साफ़ सफाई, नाले की बात की जाए तो नाले ओवर हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं अपने डी ब्लॉक की बात करूं झुग्गी की, तो वहाँ उनके पीछे एक नाला बह रहा है, ठीक है, और उसके ऊपर ना तो कभी कोई फॉगिंग कराते हैं ना कुछ कराते हैं। जैसे वो जी रहे हैं इंसान, वो वैसे जी रहे हैं। हाँ, वोट मांगने और अपना स्टिकर लगाने पहुँच जाते हैं, मगर अगर मैं कहूँ कि अभी जो लास्ट हमारी जो नेता थी रिंकू जी, जो निगम पार्षद थी कांग्रेस से, ठीक है, उन्होंने उन झुग्गियों में, डी ब्लॉक की झुग्गियों में कब फॉगिंग कराई? मैं तो पूरी नंदनगरी की कहता हूँ। आज वो मेरे ख्याल से 6 महीने बाद बाहर निकल कर आई हैं। कभी कहती है आम आदमी पार्टी से टिकट मांग रही हूँ, कभी कहती है मैं बीजेपी से टिकट मांग रही हूँ। अरे भैया, आपको अगर अपने काम पे इतना ही अगर भरोसा था तो आप कांग्रेस से ही लड़ती, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, काम करने के लिए कोई नहीं आता, सब राजनीतिक रोटियां सेकने आते हैं और जो अपना उल्लू सीधा करके बैठ जाते हैं। ठीक है। मनोज जी, एक आखिरी सवाल, उम्मीदवारी ठोक दी गई है आपकी तरफ से, बसपा जीत रही है इस वार्ड से, आपको कैसी उम्मीद है? ये आपको पता होगा सर कि बीएसपी जीत रही आपकी है। उम्मीदों की भी मैं बात कर रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। 110% जीत रहे हैं, 110%। 110% जीत रहे हैं। देखिए, उम्मीदवार की बात की जाए तो एक साफ छवि जो है अभी किसी और पार्टी के किसी कैंडिडेट में नहीं, मैं अपने आप में कहूँ मेरी एक बिल्कुल एक क्लीन छवि है, तो वो मैं ये भी नहीं कह सकता। ये पब्लिक जानती है कौन साफ़ सुथरा है, किसकी छवि कैसी है, कौन सामाजिक है, कौन कैसा है, ठीक है। चाहे वो आम आदमी का कैंडिडेट हो या बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर पब्लिकली आप सर्वे कर लीजिएगा और पूछ लीजिएगा नंदनगरी जनता से, मैं ये कहता हूँ, ठीक है कि बीएसपी का अपना कैडर एक अलग चीज़ है, ठीक है, और बीजेपी का अपना कैडर अलग है, मगर आप सर्वे कीजिए और हमें भी बताइएगा कि कौन जीत रहा है। चलिए मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जीतने की बात तो अभी 7 तारीख को पता चलेगी, उसके पहले 4 तारीख को वोटिंग की जाएगी और जनता के बीच में हम जा रहे हैं, लोगों से सर्वे भी कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनता किसको पसंद कर रही है, किसके काम को पसंद किया जाएगा। क्या वो आम आदमी पार्टी होगी, भारतीय जनता पार्टी जो 15 साल से काबिज है उसकी बात की जाएगी, उत्तर प्रदेश की एक बहुत बड़ी पार्टी, देश की एक बहुत बड़ी पार्टी बसपा की बात की जाए, या फिर जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस उसकी बात की जाए। देखना दिलचस्प होगा। वोटिंग और जनता की राय आपको हम लगातार बताते रहेंगे और देखते रहिए नज़र टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।